हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप दैट बहुत बढ़िया होंगे। हम लोग दंगल मेजर टेस्ट नंबर 16 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आज 25 अप्रैल को होने जा रहा है। इसका सेट नंबर ए हम देख रहे हैं। तो लेट्स गो विथ सॉल्यूशन। प्रोब्लम नंबर फर्स्ट को देखिएगा। क्या बोला आपको अ यूनिफॉर्म ट्यूनिंग फॉर्क यूज्ड टू प्रोड्यूस द रेजोनेंस glass tube of length of air column in the tube can be adjusted by the variable piston at the room temperature 27 degrees Celsius. Successive resonance produced at the 15 centimeter and 50 centimeter of the column length. If the frequency of tuning fork is this one, the velocity of sound in air at 27 degrees Celsius. आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होगा बेटा कि वेलोसिटी v is equals to 2n L2 minus L1। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे और वैल्यू पुट करने पे मुझे जो मिलता है 2 मल्टीप्लाई कितना दे रखा आपको फॉर 80 डिस्टेंस लेंथ 50 माइनस 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। इसको सॉल्व करते ही हमें जो मिलेगा आप कहेंगे v इज इक्वल्स टू 336 मीटर पर सेकेंड। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। 67. The electric field between the metal plates and the isolated parallel plate is capacitor C having the charge Q and plate area A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिलता है कैपेसिटर का E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दैट इज E इज इक्वल्स टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A आपको मिल जाएगा। विच इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे डिपेंड नहीं करेगा, तो आप कहेंगे इंडिपेंडेंट टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। देखो स्टूडेंट, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। 138 को देखिएगा। एन अल्फा पार्टिकल फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू द वर्टिकल डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला वो आपको E मिला है। तो इन दिस कंडीशन यहाँ पे एक एडिशनल एक्सीलरेशन ऐड होगा और इसकी वैल्यू जो मिलेगी QE बाई m आपको मिल जाएगा। तो टाइम ऑफ फॉलिंग हम देखेंगे तो हमें मिलेगा t इज इक्वल्स टू 2h अपॉन में g प्लस QE बाई m आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे QE बाई m अल्फा और प्रोटॉन के लिए देखते हैं, तो आप कहेंगे यहां से जो मिलेगा अल्फा के लिए 2E बाई 4m, ये किसके लिए मिला? अल्फा के लिए मिला। और यहाँ पे मिलेगा E अपॉन में m, ये किसके लिए मिलेगा? प्रोटॉन के लिए मिलेगा। तो यहां से जब हम रेशियो देखते हैं तो इसका रेशियो आपने कहा 1/2 रेशियो 1 मिलता है। तो आपने कहा प्रोटॉन के लिए ये वैल्यू ज्यादा है, तो प्रोटॉन के लिए अगर ये वैल्यू ज्यादा रहेगी तो प्रोटॉन के लिए टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा, और अल्फा के लिए ज्यादा लगेगा। दैट इज आपने कहा टाइम टेकन बाई अल्फा इज ग्रेटर देन टाइम टेकन बाई प्रोटॉन आपको मिलेगा। दैट इज आपने हम कहेंगे अल्फा को नीचे गिरने में जो टाइम मिलेगा वो क्या मिलेगा? मोर देन प्रोटॉन आपको मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड, इज मोर देन। A pendulum is hanging from the roof of sufficiently high building and it's moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator. The maximum acceleration A max आपको given है। A max is equals to 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और which is equals to हम क्या बोलेंगे? ओमेगा स्क्वायर A। ऐसे कुछ आपको given है। एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज 3 मीटर। एम्पलीट्यूड जो आपको दे रखा है A इज इक्वल्स टू 3 मीटर आपको दे रखा है। और आपसे पूछा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज, तो टाइम पीरियड जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? T इज इक्वल्स टू हम कहेंगे 2 पाई अपॉन में ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू मैं इधर से कैलकुलेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? हम कहेंगे 12 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 and omega is equals to 2, that is time period is equals to 2 pi upon में 2 which is equals to pi second। देखना pi second, third option is correct option। Go with next problem please। 140 current sensitivity of the moving coil galvanometer is increased than the voltage sensitivity of galvanometer। तो करंट सेंसिटिविटी जो मिलती है आपको, करंट सेंसिटिविटी is equals to B and A अपॉन में C आपको मिलता है। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला मिलता है हम कहेंगे B एंड A अपॉन में C मल्टीप्लाई R मिलता है। हमने कहा करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के कई मेथड है। मैंने आपने कहा नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा दिया बेटा, आप कहेंगे
एरिया को बढ़ा दिया, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया, या फिर आप कहेंगे इन सबको इंक्रीज कर दिया, सी को डिक्रीज कर दिया, तो करंट सेंसिटिविटी अपने का इंक्रीज हो सकती है। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी आप इन पे तो डिपेंड करेगी और रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगी, और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी तो यहां पे हम कहेंगे अगर एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और सी को चेंज करने पे हम कहेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी भी चेंज हो जाएगी। बट नंबर ऑफ टर्न हम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ टर्न किस पे डिपेंड करेगा, 2 पाई आर मल्टीप्लाई एल, लेंथ पे डिपेंड करेगा, और लेंथ पे डिपेंड करेगा तो आर इज डायरेक्ट टू मिलेगा एल हो जाएगा, तो हम कहेंगे आर इज डायरेक्ट टू क्या मिलेगा, स्मॉल एल। अगर मैंने करंट सेंसिटिविटी को नंबर ऑफ टर्न से बढ़ाया है तो अपने नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से हमने कहा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से हम कहेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। तो हमने कहा करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ भी सकती और नहीं भी बढ़ सकती, डिपेंड करेगा कौन सा पैरामीटर आपने चेंज किया। तो आपने कहा मस्ट नहीं आएगा, मे बी इंक्रीज हो सकती, मे बी इंक्रीज होने का मतलब आपने कहा एन को एक्सेप्ट एन मैंने किसी को भी चेंज करके करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाऊंगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो मे इंक्रीज, आपने कहा मे इंक्रीज हो सकती है, बट आप कहेंगे ऑलवेज इंक्रीज नहीं हो सकती। रीजन क्या कि नंबर ऑफ टर्न को हम बढ़ाएंगे तो कोइल की लेंथ बढ़ेगी और लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी रहेगी कांस्टेंट रहेगी। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम नंबर 141, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय दिस where the x and y in meter and t in second, the ratio of maximum particle velocity and wave velocity। तो अपने का मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मिलता है वीपी, मैक्सिमम जो आपको मिलता है वो क्या मिलेगा, हम कहेंगे यहां से मिल जाएगा ए ओमेगा आपको मिल जाएगा, और यहां से वेव वेलोसिटी जो मिलती है हम कहेंगे ओमेगा बाई के मिल जाएगा। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे, आपने कहा ओमेगा यहां पे दे रखा है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, हमें मिलेगा 25 टी आपको मिल जाएगा, और आपने कहा के की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको मिल जाएगा, यहां से सीधे सीधे हम कहेंगे पाई बाई 2 आपको मिल गई। जैसे वैल्यू पुट करोगे यहां से आपने का वैल्यू आपको मिल जाएगी, और ये वैल्यू जो आपको मिलती है इस वैल्यू को आपने का देख लीजिएगा, सोल्व करके देख लीजिएगा। हम कहेंगे यहां पे जो मिलेगा ए ओमेगा की बात करें तो आपने का ए की वैल्यू 3 दे रखी है, आपने का 3 मल्टीप्लाई 25 पाई आपको मिल गया, और हम कहेंगे वी ओमेगा की बात करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू जो आपको मिली है वो क्या मिली आपको 25 पाई आपको मिल गई, 25 पाई मिल गया, और के की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगा आपने का पाई बाई 2 आपको मिल जाएगा, कैंसिल आउट दिस वन आपने का 50। तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने पे हम कहेंगे हमें जो रेशियो मिलेगा, आपसे पूछा है पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, तो पार्टिकल वेलोसिटी जो मिली आपको हम कहेंगे यहाँ पे 75 पाई मिला है, और वेव वेलोसिटी जो आपको मिली है वो आपको कितनी मिल गई, 50 आपको मिल गई। इन दिस कंडीशन हम कहेंगे 3 पाई बाई 2, आंसर जो जाएगा आपका 3 पाई बाई 2, दैट इज आपने का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। 142, आपने कहा एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी एंड अ कैपेसिटर 100 माइक्रोफैराड, resistor is 50 ohm are connected in series, source EMF is this one। ये आपने कहा एक AC सोर्स आपने कनेक्ट कर रखा है, पावर लॉस एट कैपेसिटर, हमने कहा कैपेसिटर या इंडक्टर की बात करेंगे, पावर लॉस ऑलवेज एट रेजिस्टेंस, तो पावर लॉस की हम बात करेंगे पावर P इज इक्वल्स टू VRMS IRMS cos फाई। तो फाई की जो वैल्यू मिलेगी हमने कहा कैपेसिटर के लिए वो क्या मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा, और फाई की वैल्यू हमने कहा इंडक्टर के लिए भी क्या मिलेगा 90 डिग्री, तो इन दोनों के लिए पावर लॉस क्या मिलेगा आपको 0। आंसर चेक कीजिए बेटे जी, हमने कहा 0। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विल बी। तो इनिशियल कंडीशन में देखिएगा मैंने कहा रखा एक कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ आपको क्या दे रखा है 10 दे रखा है, फोकल लेंथ 10 दे रखा, और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे मैंने क्या रखा है एक ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया, और ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे दैट इज आपने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको मिल गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट आपने रखा तो इमेज भी क्या बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगी, तो ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे था, इमेज भी यहाँ पे थी। सेकेंड कंडीशन में मैंने क्या कर दिया बेटे जी, सेकेंड कंडीशन में मैंने इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया टुवर्ड्स मिरर, तो ऑब्जेक्ट मैंने कहां रखा है, ऑब्जेक्ट मैंने जो रखा है वो आपने कहा 15 सेंटीमीटर पे रखा, 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज हमने कहा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे आपने कहा फोकल सेंटर है, तो यहाँ पे कहीं बनेगी और यहाँ पे कहीं पीछे बनेगी, तो यहाँ पे इमेज बनेगी। तो इमेज के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना, मुझे वी कैलकुलेट करना, और वी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा 1 अपॉन में एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में वी प्लस 1 अपॉन में यू।
जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने से आपने कहा मुझे v मिल जाएगा, और v की वैल्यू हमने कहा v की वैल्यू जो मिलेगी 25 मिल गया, और इस कंडीशन हम कहेंगे सॉरी 30 मिल गया। सॉल्व कीजिए, आपने कहा 30 मिल जाएगा, और 30 मिलेगा तो पहले आपने कहा था 20 पे था, अब आपने कहा कितना डिस्प्लेस हो गया, हमने कहा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो गया, और 10 सेंटीमीटर जो डिस्प्लेस हुआ वो कहां हुआ बेटा, अवे फ्रॉम मिरर हुआ, तो आपने कहा आंसर जो आपका जाएगा वो क्या जाएगा, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। 144 an EM waves is propagating in the medium with a velocity v naught in j cap। तो आपने कहा हम कहेंगे सबसे पहले क्या दिखा दे, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखा दे, तो EM वेव जो जा रही है वो कहां जा रही है, EM वेव जो आपने कहा प्रोपोगेट कर रही है वो y एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट कर रही है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ EM वेव्स इज अलोंग द x एक्सिस। आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां दे दिया बेटा जी, हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के अलोंग गिवन है, तो आप कहेंगे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां मिलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपको मिलेगा, आपने कहा डायरेक्शन ऑफ EM वेव्स, डायरेक्शन ऑफ EM वेव्स जो मिलती है वो डायरेक्शन आपने कहा E क्रॉस B मिलता है। हमने कहा E क्रॉस B का जो प्रोडक्ट है वो आपने कहा J कैप मिलना चाहिए, और E क्रॉस B का प्रोडक्ट J कैप मिलने के लिए मैंने क्या कर दिया, E कहां दे दिया बेटा, आपने कहा E एक्स एक्सिस के अलोंग है, राइट हैंड थंब रूल से आपने कहा इसको क्रॉस कीजिए माइनस J की ओर, तो थंब का मिलेगा अपवर्ड मिलेगा, दैट इज आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा वो आपने कहा डाउनवर्ड मिलेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन आपने कौन मिलेगा, माइनस Z डायरेक्शन आपको मिलेगा, और माइनस Z डायरेक्शन दैट इज आपने कहा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। वेक्टर प्रोडक्ट से भी कर सकते हो और राइट हैंड थंब रूल से भी आप देख सकते हो इसको। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। 145 द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन सर्टेन इंडक्टर ऑफ, क्या दे रखा आपको, 60 मिली जूल, व्हेन द करंट इन इंडक्टर इज आप कहेंगे 70 मिली एम्पियर, द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ, आपने किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी, तो ये जो एनर्जी स्टोर होती है हम कहेंगे इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है, और कैपेसिटर में जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या आंसर जाएगा आपको, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45, one of the two refracting surface of the prism is mirrored towards inward by the silver coating. A beam of monochromatic light entering the prism and the other face will retrace the path if its angle of incident of prism। आपने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंट आपसे पूछा है, तो यहां से हमने क्या बोला, दिस इज आपने कहा प्रिज्म है और प्रिज्म एंगल आपको 45 गिवन है, दिस इज आपने कहा 45 गिवन है, और यहां पे एक सरफेस को मैंने क्या कर दिया, सिल्वरिंग किया है, और यहां पे आपने कोई इंसिडेंट हो रही वेव इंसिडेंट हो रही, आपने कहा किस एंगल पे इंसिडेंट हो रही, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमें पूछा गया जिसको मैंने आई कंसीडर कर दिया, और अपने पाथ को रिट्रेस कर दिया। पाथ को रिट्रेस करने का मतलब अदर सरफेस पे प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, ये मस्ट भी आपने कहा 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगी, यहाँ पे 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो गई तो हम कहेंगे दिस 90 है, दिस 45, तो ये क्या मिलेगा आपको 45, अगेन ये वाला एंगल जो आपको मिलेगा ये भी आपको क्या मिला 45 डिग्री। आपने कहा स्नेल्स लॉ को मैं अप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे आपने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 12, आपने कहा एयर ले लेंगे, तो आपने कहा स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग मुझे मिलेगा 1 मल्टीप्लाई साइन आई इज इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाई साइन 45, दैट इज मुझे जो मिलेगा आपने कहा साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू 1, दैट इज आई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, आई की वैल्यू 90 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। 147 द रेशियो पोटेंशियल एनर्जी टू द टोटल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन इन ए बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में जो टोटल एनर्जी मुझे मिलती है वो क्या मिलेगी, हमने कहा -13.6 आप कहेंगे z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर आपको मिलता है, और यहां से आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो आपको मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी इन बोर ऑर्बिट इज इक्वल टू -27.6 आप क्या बोलेंगे z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। अब आप कहेंगे इन दोनों का अगर मैं रेशियो कैलकुलेट कर दूं, किसका रेशियो पूछा है, पोटेंशियल टू टोटल पूछा, दैट इज आपने कहा पोटेंशियल टू टोटल एनर्जी रेशियो मिलेगा, वो क्या मिलेगा 2:1 आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा 2:1, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। 148 एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट आई कैप। आपने कहा ये इलेक्ट्रॉन आपने कहां मूव कर रहा है, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखी है v नॉट दे रखी है, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है।
एंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वन। आपने कहा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एंटर करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने का वाई एक्सिस के अलावा आपने अप्लाइड कर रहा है, विच इज आपने का ई नॉट। ई नॉट इज कांस्टेंट एंड नॉन जीरो एट द टाइम टी जीरो इफ लैम्डा नॉट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लैम्डा नॉट डी ब्रोगली वेवलेंथ दैट इज इनिशियल वेवलेंथ जो आपको मिलेगी, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी आपको मिलेगा। देखिएगा देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एट द टाइम टी, टी टाइम पे क्या होगा, हमने कहा यहां पे इसकी जो एक्स वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, बट वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी। तो आपने कहा लैम्डा डैश जो आपको मिलेगा एच अपॉन में एम वी डैश मिलेगा, और वी डैश की वैल्यू जो मिली है रूट ऑफ हम क्या बोलेंगे वी नॉट का स्क्वायर प्लस हम कहेंगे यहां पे वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही ई टी बाई एम, ऐसे कुछ आपने वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी टाइम के साथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब आपने का वेवलेंथ क्या हो रही है, an electron of mass m with the initial velocity this enter the electric field this if lambda naught is the de Broglie wavelength initially। तो initially wavelength जो आपको दे रखी है lambda naught which is equals to h upon में mv। अब हम कहेंगे h और m तो कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को जो आपने कहा हमने थ्रो किया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इसका x कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहेगा, पर y कंपोनेंट आपने कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होने से समझेंगे वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। 148 कंसीडर द फ्लोइंग रिएक्शन 1H2 प्लस 1H2 इज इक्वल टू 2H He4 प्लस Q। Q आपने कहा यहाँ पे Q वैल्यू है, रिलीज एनर्जी है। आपने कहा इफ मास ऑफ 1H21 इज दिस वन और 1H2 He4 is equals to this one, the Q are released in the mega electron in this fusion reaction is approx। तो हम कहेंगे यहां से ये जो एनर्जी रिलीज होगी वो कैसे मिलेगा, मास डिफेक्ट इन एमयू मल्टीप्लाई क्या बोलेंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वैल्यू पुट करने पे Q वैल्यू जो मिलेगी आप कहेंगे रिएक्टेंट का मास माइनस आपने का प्रोडक्ट का मास, यहां से मास डिफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई मास वन ऑफ दिस वन आपने का 2.014 यूनिट आपको दे रखा, माइनस हम क्या बोलेंगे आप कहेंगे 4.0024 मल्टीप्लाई आप कहेंगे यहाँ पे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व करने पे एप्रोक्स आपने का हम कहेंगे 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आपको मिल जाएगा। दैट इज आपने का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट्स न्यूक्लियस इज E1 एंड डॉटर न्यूक्लियस इज E2। आप कहेंगे पेरेंट न्यूक्लियस हमने कहा कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है और यहां पे ये डिवाइड हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई में, तो आपने रिएक्शन में से स्टेबिलिटी की ओर बढ़ती है। इसकी पर न्यूक्लियस एनर्जी अगर E1 है और इसकी E2 है तो आप कहेंगे डॉटर न्यूक्लियाई इज मोर स्टेबल, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इज ग्रेटर देन क्या बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट्स न्यूक्लियाई। दैट इज आपने कहा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम 151। इन द फोटोइलेक्ट्रिक experiment electrons are ejected from the metals X and Y by the light intensity of I and frequency F. The potential difference V required to stop the electron in measured from the various frequencies if Y has the greater work done। आपने कहा work done of Y is greater than work done of X। Which one of the following graph is best illustration of the expected result। आपने कहा वर्क फंक्शन जिसका ज्यादा है इसका मतलब हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आपने कहा वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट या फिर आपने कहा एफ नॉट। एफ नॉट की वैल्यू जिसकी ज्यादा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, तो एफ नॉट की वैल्यू किस में ज्यादा मिली बेटा, फर्स्ट कर्व में आपने कहा ज्यादा मिली है, यहाँ दोनों पे सेम मिल गई है, यहाँ पे भी आपने कहा सेम मिल गई और यहाँ पे एक्स की ज्यादा मिली, तो फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। 152। In the unbiased PN junction, Hall diffuse from the P region to N region। आप कहेंगे अनबाइस्ड कंडीशन है और अनबाइस्ड कंडीशन में कोई बैटरी मैंने कनेक्ट नहीं किया। दिस इज P पार्ट है, दिस इज N पार्ट है। P पार्ट में हमने कहा हॉल्स का डेंसिटी ज्यादा रहेगा और N पार्ट में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा रहेगा। तो आपने कहा ये जो डिफ्यूज होता है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस होता है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से आपने कहा डिफ्यूजन होता है। तो ऑप्शन रीड कर लीजिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन इन द N region अट्रैक्ट देम, नो they move across the junction by the potential barrier, no हमने कहा ये भी पॉसिबल नहीं। Hall concentration in P region is more as compared to N region, yes आपने कहा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। 153।
द ट्रूथ टेबल ऑफ द गेट्स इन द फ्लोइंग फिगर विल बी। तो यहां से ए इनपुट है, ये आपने का नॉट गेट की तरफ बिहेव करेगा तो ए बार, और यहां से क्या मिलेगा आपको बी बार। ए आपने का हम कहेंगे ये मिल गया आपको और गेट, और और गेट में क्या होगा हमने कहा दोनों को ये प्लस करेगा, ए बार प्लस हम कहेंगे बी बार का होल बार, और ये वैल्यू मिलेगी आपने कहा ए डॉट बी। और ए डॉट बी का सिग्निफिकेंस यहां पे जो मिलता है हमने कहा ए डॉट बी का सिग्निफिकेंस जो मिलेगा वो आप कहेंगे हमें मिलेगा यहां से एंड गेट। तो एंड गेट का जो ट्रूथ टेबल होता है वो हम कहेंगे हाई आउटपुट के लिए दोनों इनपुट हाई होना चाहिए, और ऐसा ऑप्शन आपने कौन सा मिला आपको फोर्थ। फोर्थ में कोई 0 0 पे 0 है, 0 1 पे 0 है, 1 0 पे 0 है, और 1 1 पे 1 मिलेगा। तो ये आपने हम कहेंगे एंड गेट बन गया, और ये एंड गेट का एक्सप्रेशन मिला y इज इक्वल्स टू हमने कहा a डॉट b। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। 154 द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट सो इन द फिगर इज 25 वोल्ट द वैल्यू ऑफ आर। हमने कहा ये पैरेलल ऑर्डर में है, और पैरेलल ऑर्डर में आप कहेंगे पावर जो मिलेगा जितना पोटेंशियल यहाँ पे उतना पोटेंशियल यहाँ पे रहेगा, उतना पोटेंशियल यहाँ पे रहेगा, और ये जो पावर मुझे मिलेगा P इज इक्वल्स टू हम कहेंगे कुछ आपने कहा इस रेजिस्टेंस पे होगी, दैट इज आपने कहा 10 का स्क्वायर अपॉन में क्या बोलेंगे हम आप कहेंगे 5 प्लस हम कहेंगे यहाँ पे 10 का स्क्वायर अपॉन में क्या बोलेंगे R, क्योंकि पावर P इज इक्वल्स टू पैरेलल में V स्क्वायर अपॉन में R होगा, और ये वैल्यू आपको देगा 25। तो 25 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 5, दैट इज आपने कहा 20 प्लस हम कहेंगे 100 अपॉन में R। तो ये वैल्यू जो आपको मिलेगी वो आप कहेंगे 5 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में R, दैट इज R की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगा आपको 20 ओम। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन 20 ओम। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। 155 फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर। आपने कहा 2 ओम रजिस्टर में मुझे करंट कैलकुलेट करनी है, दैट इज आपने कहा इसमें करंट कैलकुलेट करनी। तो करंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जीरो पोटेंशियल मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने कहा मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं केवीएल केसीएल से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने कहा ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल मैंने आपने कहा वी नॉट मान लिया, आपने कहा वी नॉट मान लिया, और आपने कहा इधर से भी करंट जा रही है, इधर से भी करंट जा रही है, इधर से भी करंट जा रही है। तो इस कंडीशन में दिस इज आपने कहा मैंने क्या बोला I1 है, दिस इज आपने कहा I2 है, दिस इज आपने कहा I3 है। हमने कहा एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन पॉइंट क्या मिलना चाहिए आपको 0 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में मैंने क्या बोला, मैंने कहा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। I1 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो मुझे जो मिलेगा I1 वो क्या मिलेगा, हमने कहा V0 माइनस 30 अपॉन में 1 प्लस आप क्या बोलेंगे यहां से हमने कहा V0 माइनस 10 अपॉन में 2, और यहां से हम बोलेंगे आप कहेंगे V0 माइनस 0 अपॉन में 1। और इसको जैसे आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करते आपने कहा मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा बेटा, आपने कहा V0 मिल जाएगा, और V0 की वैल्यू पुट करते हम कहेंगे I2, और I2 की वैल्यू जो मिली आपने कहा 2 एम्पियर। तो हम कहेंगे करेक्ट आंसर इज 2 एम्पियर। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। 156 if voltage across the bulb rated 1 to 20 volt and 100 watt drop by 5% of its rated value, the percentage of rated value is which of the power would be decrease। आपने कहा पावर जो मिलेगा P is equals to V square अपॉन में R। बल्ब का R आपने कहा अनचेंज्ड, दैट इज आपने कहा P is that equals to V square। यूज डेल मेथड, डेल P अपॉन में P is equals to twice of डेल V अपॉन में V वैल्यू पुट कर दो, आपने कहा 2 मल्टीप्लाई 5, दैट इज आपने कहा 10%। तो करेक्ट आंसर इज 10%। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। 156 एन आइडियल गैस एक्सपेंडिंग सच दैट P T की पावर 4 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ द गैस। तो आपने कहा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन के लिए हम क्या बोलेंगे, आपने कहा P T की पावर 4 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट दे रखा, और इस कंडीशन में क्या बोलूंगा PV इक्वल्स टू म्यू आर टी। तो यहां से आपने कहा P को मैं रिप्लेस कर दूं तो मुझे यहां से जो मिलता है म्यू आर टी अपॉन में V वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करने से मुझे मिलेगा म्यू आर टी अपॉन में V T की पावर 4 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज हमें जो मिलेगा दिस वन मिलेगा T की पावर 5 इज दैट इक्वल्स टू V। आपने कहा यहां से T और V का रिलेशन मिल गया, और इस कंडीशन में हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डेल V अपॉन में V मल्टीप्लाई 1 अपॉन में डेल T, और जैसे इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो मुझे मिलती है 5 अपॉन में T। आप कहेंगे 5 अपॉन में T, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज।
158. The volume V of a monoatomic gas varies with the temperature T. So in the graph, the ratio of change in internal energy of gas to the absorbed energy. तो रेशियो आपने क्या पूछा, du अपॉन में dq आपसे पूछा गया. दिस इज आपने का वैल्यू जो मिलती है, आपने का म्यू cv dt अपॉन में आप कहेंगे म्यू cp dt आपको मिल जाएगा. दैट इज हमें जो मिलेगा cv अपॉन में cp, दैट इज आपने का 1 अपॉन में गामा. 1 अपॉन में गामा, और 1 अपॉन में गामा का मतलब गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज इक्वल्स टू, हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा मोनोएटॉमिक गैस के लिए, गामा की वैल्यू मिलेगी आपने का 5/3. दैट इज आपने का रेशियो जो मिलेगा, ये रेशियो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन गामा, दैट इज आपने का 3/5. ऑप्शन देखिएगा 3/5 इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज. 150. The equal volume of hydrogen, oxygen and helium gases are at same temperature, pressure. Which of them have large number of molecules? आपने कहा PV equals to NKT. आपने कहा टेम्परेचर सेम है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम सेम है, प्रेशर सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of all gases are same. That is आपने का fourth option is correct option. Go with next problem. The power rated by the black body is P and its radiate maximum energy at wavelength lambda naught. The temperature of black body is now changed so that आपने का radiate maximum energy at wavelength lambda by 2 power radiate become n times of P then value of n. तो आपने कहा पावर P इज डायरेक्ट टू कहेंगे T4 मिलेगा, और T की वैल्यू जो मिलती है T इज डायरेक्ट टू 1 अपॉन में है लैम्डा मैक्सिमम. तो इन दिस कंडीशन आप कहेंगे P डैश अपॉन में P इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा T, और T की वैल्यू आपने कहा इनवर्स रिलेशन मिलेगा, तो T डैश अपॉन में T की पावर होल 4. जैसी वैल्यू पुट करेंगे हमें मिलेगा n टाइम्स ऑफ P अपॉन में P इज इक्वल्स टू T डैश, यानी आपने कहा हम कहेंगे लैम्डा बाई 2, और ये वैल्यू जो आपको मिलेगा सीधे सीधे हम कहेंगे लैम्डा नॉट अपॉन में लैम्डा नॉट बाई 2 की पावर होल 4. दैट इज P से P कैंसिल आउट, n इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4, दैट इज हमें जो मिलेगा 16. तो n इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा 16. तो 16 इज करेक्ट आंसर. गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज. प्रॉब्लम 161. द compressibility of water is this one. If 1 liter of subjected to the pressure of this one, the decrease in volume its volume is. तो हम कहेंगे वॉल्यूम जो मिलेगा डेल V अपॉन में V इज इक्वल्स टू डेल P अपॉन में क्या बोलेंगे बल्क मॉडुलस. अब आपने कहा बल्क मॉडुलस जो मिलता है 1 अपॉन में कंप्रेसिबिलिटी मिलता है, दैट इज आपने कहा डेल V अपॉन में 1 लीटर. 1 लीटर में कितना सीसी हो जाएगा, हमने कहा 1000 सीसी इज इक्वल्स टू डेल पी की वैल्यू आपको गिवन है, कितना दे रखा है आपने कहा 4 इंटू 10⁻⁷, और 1 अपॉन में बी जो मिलेगा वो कंप्रेसिबिलिटी मिलेगा, और कंप्रेसिबिलिटी से आपने मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6 इंटू 10⁻⁻10. जैसे सॉल्व करेंगे आपने कहा डेल वी की वैल्यू जो मिली मुझे आप कहेंगे 24 सीसी, दैट इज आपने कहा 24 सीसी इज करेक्ट आंसर. गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज. प्रॉब्लम 162. और स्मॉल बॉल इज लेफ्ट इन द विस्कस लिक्विड फ्रॉम वेरी मच हाइट. हमने कहा यहाँ पे कोई लिक्विड कॉलम दे रखा है, और लिक्विड कॉलम पे हमने बहुत अधिक हाइट से एक स्फेरिकल बॉल को रिलीज किया. जब बॉल यहाँ पे लिक्विड पे स्ट्राइक करेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम. तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे आपने एक विस्कस फोर्स लगेगा जो कि अपवर्ड होगा, और आप mg आपने का डाउनवर्ड होगा. विस्कस फोर्स इज डायरेक्ट टू वेलोसिटी, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो आपने इस बॉल को क्या करेगा रिटार्ड करेगा. आपने रिटार्ड करके मैक्सिमम वेलोसिटी लेके आएगा, तो हम कहेंगे इस समय जब ये स्ट्राइक करती है उस समय वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी इज ग्रेटर देन हमने कहा टर्मिनल वेलोसिटी. दैट इज आपने टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करने के लिए ऐसे कुछ कर्व मिलेगा, तो आपने कहा सी कर्व इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, तो आपने कहा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज. प्रॉब्लम 163. A sample of 1 gram of water at 100 degrees Celsius and normal pressure, atmospheric pressure, required 540 calorie of heat energy to convert the steam at 100 degrees Celsius. If the volume of steam produced thus 16
1671 cc द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सैंपल। तो हमने कहा dq इज इक्वल्स टू डेल w प्लस आपने कहा du। तो इस कंडीशन में आपने कहा dq आपको दे रखा है 550 कैलोरी, कैलोरी में सॉल्व कर दो फिर जूल में कन्वर्ट कर देंगे। और वर्क डन जो आपको मिलेगा हमने कहा वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रेशर मल्टीप्लाई चेंज इन वॉल्यूम। जैसे आपने कहा मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे आपने कहा वर्क डन की वैल्यू जो मिलती है अप्रोक्स आप कहेंगे 40 कैलोरी आपको मिला। तो वर्क डन आपका 40 कैलोरी है, हीट सप्लाई 150 किया आपने कहा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो मिला आपको 500 कैलोरी। अब 500 कैलोरी को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करता हूं तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 500 मल्टीप्लाई 4.18 और ये वैल्यू आपने कहा अप्रोक्स इक्वल्स टू 12100 जूल के आसपास मिल गई आपको। दैट इज आपने कहा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 164, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ ए प्लेनेट elliptical orbit around the sun, the position A, B, C। आपने कहा A, B and C। आपने कहा A जो है ये आपका पेरीहेलियन है, C जो आपने कहा हम कहेंगे एफीहेलियन है और ये कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है। तो हमने कहा A पॉइंट पे स्पीड जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, और C पॉइंट पे जो स्पीड मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, मिनिमम मिलेगी। दैट इज आपने कहा स्पीड का रेशियो अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो आपने कहा VA इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन आपने कहा VC। जो स्पीड का रेशियो रहेगा वही काइनेटिक एनर्जी का रेशियो रहेगा, वही आपने कहा मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का रेशियो रहेगा। तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड का रेशियो जो रहेगा आपने कहा PA इज ग्रेटर देन PB इज ग्रेटर देन PC आपको मिल जाएगा। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम 165, two bodies have their moment of inertia I and 2I respectively about their axis of the rotation if their काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आर इक्वल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आपको क्या दे रखी, इक्वल दे रखी, दैट इज कांस्टेंट दे रखी। तो हम कहेंगे यहां से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन में 2I व्हिच इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आप क्या बोलेंगे ट्वाइस ऑफ I काइनेटिक एनर्जी। ये सेम है, ये सेम है। तो आपने कहा एंगुलर मोमेंटम इज दैट इक्वल्स टू रूट I। तो जो मोमेंटम इनर्शिया का रूट है वही आपको क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का सॉरी एंगुलर मोमेंटम का रेशियो मिल जाएगा। दैट इज आपने कहा हम कहेंगे 1:√2। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम। द अर्थ इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट द सिमेट्रिकल एक्सिस इन फ्री स्पेस। द रेडियस ऑफ अर्थ इज इंक्रीज कीपिंग द मास सेम। आपने कहा मास को सेम रखा और रेडियस को मैंने इंक्रीज कर दिया। तो इन दिस कंडीशन में क्या होने वाला, हमने कहा टॉर्क 0 है और टॉर्क 0 है तो इस कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट मिलेगा। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मिलेगा तो हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू I ओमेगा। तो इन दिस कंडीशन हमने क्या कर दिया, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, रेडियस इंक्रीज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज किया तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट इन्होंने पूछा क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी वुड रिमेन कांस्टेंट फॉर द अर्थ। हमने कौन सी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, दैट इज आपने कहा एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो रोटेशनल एनर्जी आपने कहा विल बी चेंज, एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आपने कहा विल बी चेंज, एंगुलर वेलोसिटी विल बी चेंज। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम 167, मास m is uniformly distribute only the curved surface of thin hemispherical cell। आपने कहा एक सेल दे रखा है और आपने कहा सेल का जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही आपने कहा कंप्लीट स्पेस में होगा क्योंकि अंदर होलो दे रखा है। तो आपने कहा ये जो पॉइंट आपको दे रखे ABC ये आपने कहा हेमिस्फेरिकल सेल है और हेमिस्फेरिकल सेल पे सरफेस वैल्यू और सेंटर या अंदर आप कहीं भी देखेंगे तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज आपने कहा VA इज इक्वल्स टू VB इज इक्वल्स टू VC, पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट आर सेम। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ द रेडियस आर विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हमने कहा एक सर्कल है और सर्कल पे कांस्टेंट वेलोसिटी से आपने कहा एक पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। अब पार्टिकल रिवॉल्व करेगा आपने किसी टाइम इंटरवल में, इन्होंने कहा आपने कि कोई टाइम इंटरवल आपने ले लिया, आपने कहा ओमेगा टी यहाँ पे एंगल मिलेगा। इस कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम कहेंगे ए से बी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट जो आपको मिलेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो मिलता है हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो आपको मिलेगा वो क्या मिलता है बेटा जी आपको, हमने कहा ट्वाइस ऑफ ए साइन थीटा बाई 2। दैट इज यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड जो दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा, आर के बराबर, दैट इज 2r साइन और साइन थीटा की वैल्यू ओमेगा टी बाई 2। सीधे सीधे आपने कहा वेक्टर से आप सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज।
द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ रेडियस दिस वन, रेडियस कितनी दे रखी है आपको 1/2 मीटर। अबाउट द ज्योमेट्रिकल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। स्ट्रिंग इज टाइड टू द सर्कमफेरेंस एंड फोर्स, आपने कहा एक स्ट्रिंग से आपने कहा फोर्स जो अप्लाई किया, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। वैल्यू ऑफ टॉर्क विद रेस्पेक्ट द एक्सिस, तो आपने कहा टॉर्क जो मिलता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 1/2 5 न्यूटन इनटू मीटर आपको मिलेगा। 5 न्यूटन इनटू मीटर आपके सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। 170 a moving block having the mass 2 kg collide with another stationary block of having mass 10 kg। हमने कहा ये 2 kg है और ये आपने का मूव कर रहा है किसी स्पीड से, हमने आपने का v0 ले लिया और यह स्ट्राइक करता है एक रेस्ट में ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है और ये आपने का रेस्ट में आप इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ब्लॉक इज v0, देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी। तो वैल्यू अपने कोएफिशिएंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, हमें जो मिलेगा बेटा जी सीधे सीधे हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी अपॉन में इनिशियल वेलोसिटी। आपने कहा वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन अपॉन में वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, तो आपने कहा बिफोर कॉलिजन जो मिलेगा वो आपको कितना दे रखा है बेटा v0 दे रखा, और आफ्टर कॉलिजन में कैलकुलेट कर दो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपने कहा 2 मल्टीप्लाई v0 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई v डैश, तो v डैश की वैल्यू जो मिलेगी आपने कहा v0 बाई 5 वैल्यू पुट कर दो, तो E इज इक्वल्स टू हम कहेंगे v0 बाई 5 अपॉन में v0 से v0 कैंसिल आउट हो गया 1/5 दैट इज आपने हम क्या बोलेंगे 0.2, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.2। गो विद नेक्स्ट प्रॉब्लम 171 a force F equals to kT, आपने एक वेरिएबल फोर्स दे रखा अप्लाइड ऑन ए ब्लॉक, सो इन द फिगर where t is the time in second the force applied at t equals to 0 when system was at rest. Which of the following graphs correctly gives the frictional force on the block A as function of time? हमने कहा जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हम कहेंगे यहाँ पे फोर्स लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचने के बाद हम कहेंगे यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, आप कहेंगे यहां से मोशन स्टार्ट हो जाएगा। मोशन जो स्टार्ट हुआ उसको देखिएगा, आप कहेंगे मोशन स्टार्ट हो जाएगी, और मोशन स्टार्ट होगी तो यहाँ पे देखिएगा आपने कहा फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक्स और काइनेटिक दोनों इक्वल देगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मतलब हम कहेंगे यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, दोनों की वैल्यू इक्वल मिलेगी, और वैल्यू इक्वल मिलेगी तो मोशन स्टार्ट हो जाएगी पर्टिकुलर वैल्यू पे। तो इस कंडीशन में हमें जो मिला है वो क्या मिलेगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा। क्यों मिला, क्योंकि हमने कहा यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, काइनेटिक के बराबर होगी। जनरली हम क्या बोलते हैं, जनरली हम बोलते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है। यहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, तो आप कहेंगे क्या मिल जाएगा आपको, पहले फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के साथ कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी, और लिमिटिंग वैल्यू के बाद आपने कहा हम कहेंगे यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो आप कहेंगे फर्स्ट कर्व इज करेक्ट। Go with next problem please। 172 the electric force Fe and magnetic force Fb are given as F is equals to QE and Fb is equals to QVB respectively, then the find out dimension of E upon में B। आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी की डायमेंशन जो मिलती है m0 l1 t-1, दैट इज आपने कहा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। 173 what is the reading of micrometer screw gauge? So in the figure circular scale have 100 division, तो आपने n की वैल्यू क्या दे रखा 100 डिवीजन, दैट इज आपने कहा हम मिलेगा लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच जो आपने कहा 1 mm अपॉन में 100, दैट इज आपने कहा हमें वैल्यू मिलेगी 0.01 mm आपको मिल गया। अब रीडिंग जो मिलेगी आपने कहा रीडिंग ऑफ मैन स्केल आपने कहा 1 and 2, आपने कहा यहाँ पे मैन स्केल की रीडिंग कितनी मिली आपको 2, प्लस आपने कहा नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट। नंबर ऑफ डिवीजन आपने कहा कौन सा है, ये आपने कहा 30 एंड ये 31, क्या मिलेगा आपको 31, दैट इज आपने हम कहेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस एन की वैल्यू 31 मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट, और लिस्ट काउंट की वैल्यू आपने कहा 1 अपॉन में 100, दैट इज आपने कहा मिलेगा 2.31 mm। तो आंसर जो आपका जाएगा 2.3 mm जाएगा। यूनिट आप चेक कर लीजिएगा, यूनिट mm में दे रखा आंसर, तो आपने कहा टिक कर लीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विद नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। Kinetic energy of particle moving in a straight line varies with time t is equals to this one. Kinetic energy is equals to 4t square. That is kinetic energy is equals to half mv square is equals to 4t square. That is velocity का square is equals to t का square. That is velocity is equals to t.
अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, आपने कहा एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। एक्सीलरेशन आपको कांस्टेंट मिला, दैट इज आपने कहा एफ इक्वल्स टू एम ए, तो फोर्स भी क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विद नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर एनी मीडियम इज 60 डिग्री। तो आप कहेंगे यहां पे जो मिलेगा, मैं 10 IP की बात करूं तो मुझे क्या मिला बेटे जी, म्यू मिलेगा। तो म्यू की वैल्यू जो मिलेगा आपने कहा 1060, दैट इज आपने कहा म्यू इज इक्वल्स टू √3। म्यू इक्वल्स टू √3 मिला, तो इस कंडीशन आपने कहा एंगल ऑफ क्रिटिकल आपसे पूछा है, तो एंगल ऑफ क्रिटिकल जो मिलता है आपने कहा साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में म्यू, दैट इज आपने कहा थीटा सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन में म्यू। म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो आपने कहा साइन इनवर्स 1 अपॉन में √3, साइन इनवर्स 1 अपॉन में √3। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। A monochromatic beam of light is used the formation of fringes on the screen by illuminating of two slit and the Young's double slit interface experiment. When the thin film of mica is interposed the path of one of interfering beam, then हमने क्या कर दिया, यहां पे आपने कहा YDC एक्सपेरिमेंट है और यहां पे मैंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो आप कहेंगे सेंटर मैक्सिमा सेंटर पॉइंट ओ पे बनेगा, बट किसी एक स्लिट के बीच में मैंने क्या कर दिया, कोई माइका की शीट इंटरपोज कर दी, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे होल पैटर्न आपने का शिफ्ट हो जाएगा। होल पैटर्न क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, बट आपने का फ्रिंज विड्थ जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। होल पैटर्न आपने का शिफ्ट हो जाएगा। द फ्रिंज विड्थ इंक्रीज आपने का नॉट पॉसिबल, फ्रिंज विड्थ इज डिक्रीज आपने का नॉट पॉसिबल, द फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम बट पैटर्न शिफ्ट आपने का पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। The normal adjustment magnifying power of a telescope is 10। तो आपने कहा मैग्नीफाइंग पावर जो आपको दे रखी वो कितनी दे रखी, 10 दे रखी। लेंथ ऑफ ट्यूब इज 55। तो आपने कहा लेंथ ऑफ ट्यूब जो मिलेगा नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम कहेंगे एफ नॉट प्लस आपने कहा एफ ई मिलेगा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी आपको, 55 दे रखी। दिस इज आपने कहा 55 है। तो आपने कहा एफ नॉट और एफ ई मुझे पता नहीं है, बट एफ ई और एफ नॉट का रेशियो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, 10 मिलेगा। तो जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे या फिर आपने ऑप्शन से चेक करेंगे तो आपने कहा हम कहेंगे दोनों का सम 55 होना चाहिए और रेशियो आपने कहा 10 होना चाहिए। तो आपने कहा 50 एंड 5 दोनों को ऐड करने पे क्या मिला 55 और दोनों को डिवाइड करने पे क्या मिला आपने कहा 10। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मूले से भी देख सकते हैं और डायरेक्ट भी आपने कहा सॉल्व कर सकते हैं। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम 178। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट द करंट मैक्सिमम जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज। आपने कहा जैसे t इक्वल्स टू 0 पे करंट मैक्सिमम आपको चाहिए, तो मैक्सिमम करंट कब मिलेगी, t इक्वल्स टू 0 पे इंडक्टर करंट को पास होने ही नहीं देगा, इंडक्टर करंट को पास होने नहीं देगा, इंडक्टर करंट को पास होने नहीं देगा, क्योंकि मैक्सिमम अपोज करेगा ये ओपन सर्किट। तो आप यहां पे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगी। यहां पे हमने कहा करंट फ्लो करेगी कौन से सर्किट से, दिस वन। तो यहां का आर इक्विवेलेंट जो मिला 2R मिला, यहां पे R मिला, तो यहां पे जो I मिलेगा वो क्या मिलेगा, E अपॉन में R मिला। और थर्ड सर्किट में आपने कहा I जो मिलेगा E अपॉन में 2R मिलेगा। फर्स्ट सर्किट में आपने कहा I जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो मैक्सिमम किससे मिली, सेकंड सर्किट में करंट विल बी मैक्सिमम। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। 179। निकिल so ferromagnetic property at the room temperature, if the temperature is increased beyond the Curie temperature then the will show। अब कहेंगे जब आपने कहा हम टेम्परेचर और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में कर्व प्लॉट करेंगे, तो यहां पे जो आपने कहा कर्व जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलता है, आप कहेंगे यहां पे जो नेचर है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ाने पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपने कहा डिक्रीज होगी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दैट इज आपने क्यूरी टेम्परेचर पे ये बिहेव करेगा एज ए हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक। तो आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा बियॉन्ड द क्यूरी टेम्परेचर। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एंड 180 एंड लास्ट प्रॉब्लम। 4 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू माइनस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल 2q और आपने कहा प्लस स्मॉल 2q आर प्लेस्ड इन द डिफरेंट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। हमने कहा कि स्क्वायर दे रखा और स्क्वायर के कॉर्नर पे आपने इन चार्ज पार्टिकल को हमने क्या कर दिया, प्लेस्ड किया। तो आप कहेंगे दिस इज, ये जो चार्ज है माइनस क्यू है, ये आपने कहा स्मॉल माइनस क्यू है, यहाँ पे आपने कहा प्लस 2q है, यहाँ पे आपने कहा प्लस 2 कैपिटल क्यू है।
आप कहेंगे इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल मिला वो क्या मिल गया आपको, जीरो मिल गया। तो सबका पोटेंशियल में ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। दैट इज मैं क्या बोलूंगा, माइनस के क्यू अपॉन में एक्स, माइनस के क्यू अपॉन में एक्स, प्लस आप कहेंगे टू के क्यू अपॉन में एक्स, प्लस आपने कहा टू के कैपिटल क्यू अपॉन में एक्स इज इक्वल टू जीरो। जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे आपने कहा स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू, या कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यू आपको मिल जाता। दैट इज आपने कहा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। कंप्लीट। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम। लगे रहे, हमें बेस्ट करना है, कर भी रहे, बेस्ट करना, अपना एफर्ट को बढ़ा दीजिए, कूल एंड पॉजिटिव रहिए, थोड़ा काम रहिए और अपने आप को बढ़ाना। नीट में स्कोर आपका बढ़ के आना चाहिए और बढ़ के आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम।